हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे 45। अब तक आपने सुनाया है तो वही कागज का टुकड़ा है जो उस बुढ़िया ने गिराया था। रणविजय ने आगे हाथ बढ़ाकर न जाने किस एहसास के साथ उस कागज के टुकड़े को उठा लिया। कैसे हो रणविजय? पहला ही लाइन पढ़ते ही रणविजय की आंखें बड़ी हो गईं। उसकी बेचैनी नाजायज नहीं थी। यह चिट्ठी उसी के लिए थी, यानी कि वह बुढ़िया एक छलावा थी। रणविजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही बुढ़िया का चेहरा दिमाग में नाचने लगा। उसी समय उसका चेहरा काफी देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन कहां और किससे मिलता जुलता यह चेहरा था, वह क्लियर नहीं हो पा रहा था। थोड़े ही देर की मशक्कत के बाद दिमाग ने गुनहगार का नाम ढूंढ लिया था। मानसी! रणविजय के होठों से निकला। उस झुर्रियों से भरे हुए चेहरे में उसे मानसी की झलक दिखाई पड़ी थी। रणविजय ने तुरंत आंखें खोल दीं। मुझे पहले ही शक हुआ था। मुझे उसी वक्त उसको पकड़ लेना चाहिए था। न जाने उस भीड़ में वो कहां निकल गई। लेकिन जब यह काम मानसी ने किया है, ये चिट्ठी उसने छोड़ी है, तो निश्चित ही निशांत मलिक इसके पीछे होगा। एक बार मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। रणविजय ने तुरंत गाड़ी की बैकशीट पर देखा। वहां पर अभी भी वह कागज के फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ था। उसने तुरंत चिट्ठी पूरी तरह से पढ़ना शुरू कर दिया। कैसे हो रणविजय? उम्मीद करता हूं कि अब अच्छे ही होंगे, लेकिन ज्यादा दिन तक अच्छे नहीं रह सकोगे। वह क्या करूं? तुम्हारी अच्छाई ही हमें तुम्हारी बुराई करने पर मजबूर कर देती है। वरना इंसान, हम भी तुमसे कम अच्छे नहीं हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को। हमारा और तुम्हारा तो बहुत पुराना हिसाब किताब है, जो कि खत्म ही नहीं हो पाता। और इस हिसाब किताब को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ खत्म कर देना। दुश्मन खत्म, दुश्मनी खत्म। मुझे खत्म करने की मत सोचना, वरना अगर मैं खत्म हो जाऊंगा तो मेरे साथ साथ तुम्हारा वंशवेल भी खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, लगता है तुम्हें उसके बारे में याद नहीं। दुश्मन होते हैं किस लिए हैं? दुश्मनों की एक छोटी से छोटी बात भी याद करके रखने के लिए ही तो, ताकि वक्त पड़ने पर उस छोटी से छोटी पर दिल के तार हिला देने वाली नस को पकड़कर मसल दे। निशांत मलिक दोस्ती भले ईमानदारी से ना निभाएं, पर दुश्मनी बहुत ही ईमानदार से निभाता है, और इसमें तो कोई शक नहीं है। चलो आते हैं मुद्दे की बात पर, जिसके लिए मैंने इतना खतरा मोल कर तुम्हारे तक अपना पैगाम भेजवाया है। सुना है कि तू अपनी बेटी के जन्मदिन की खूब धूमधाम से तैयारी कर रहा है और उसके लिए सरप्राइज पार्टी भी प्लान कर रहा है। लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर उसकी जगह सरप्राइज तुझे मिल जाए, है ना मजे की बात? तो चल सरप्राइज की शुरुआत तेरे से ही करते हैं। वैसे ये सरप्राइज मैंने ईशानी के लिए ही भिजवाया था, पर मैं जानता हूं कि तू उस तक मेरा यह सरप्राइज पहुंचने नहीं देगा। पर कोई बात नहीं, मेरे इस सरप्राइज से तेरे भी पैर उखड़ जाएंगे। सुना है कि तेरे दादाजी ने अपनी सारी संपत्ति तेरी पहली संतान के नाम लिख दी है, और वह भी तब जब वह 18 साल की हो जाएगी। आज तू वकील से इसीलिए मिलने जा रहा है ताकि इसके मैटर में बात कर सके। तो सुन, इस वसीयत के मुताबिक तेरी बेटी को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों में इस संपत्ति का असली दावेदार यानी कि तेरा बेटा रणवीर तुझे चैलेंज करने के लिए खड़ा होगा। शायद तू उसे भूल गया है, लेकिन वह कोई भूलने की चीज नहीं है। उसके अंदर भी तेरा ही खून बह रहा है, और इस चीज को दुनिया की कोई भी अदालत झुठला नहीं सकती। अपनी प्रॉपर्टी पाने के लिए अगर उसे किसी भी हद तक जाना पड़े तो वह तैयार रहेगा, क्योंकि वह जितना प्यार हमसे करता है उतनी ही ज्यादा तुझसे नफरत करता है। अगर तू अपना बेटा सही सलामत और अपने पास चाहता है, तो मॉम और अनन्या भाभी को ना सिर्फ रिहा कर दे, बल्कि रॉयल्स राजपूताना में राणावत के पूरे शेयर मेरे नाम ट्रांसफर कर दे। इसमें कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तेरे बेटे को मारूंगा तो नहीं, पर हां, तेरे बेटे के हाथ तेरे गले तक जरूर पहुंच जाएंगे और उसको तू भी नहीं रोक सकेगा। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। भाई को मारकर और सबूतों को मिटाकर तुम अपने आप को बड़े 30 मार खान समझ रहे हो ना? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने अपनी राह के सारे कांटों को काट कर फेंक दिया है। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो रणविजय। इसे जितनी जल्दी दूर कर लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं अभी भी जिंदा हूं, और तुम्हें जिंदा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने दूंगा। और इस बार तुम्हें मारने वाले मेरे हाथ नहीं होंगे, बल्कि खुद तुम्हें तुम्हारा बेटा मारेगा। हम वापस आ चुके हैं तुझसे एक एक करके अपने सारे हिसाब सूद समेत क्लियर करने के लिए।
पूरी चिट्ठी पढ़ने के बाद नीचे निशांत मलिक ने अपने सिग्नेचर किए थे, लेकिन चिट्ठी पढ़कर ही वह समझ चुका था यह चिट्ठी किसने लिखी है। निशांत मलिक, रणविजय दांत पीसते हुए बोला। इस दिन का तो मुझे भी इंतजार था कि तू कब वापस आएगा और मैं तुझसे अपने सारे हिसाब सूद समेत वापस लूंगा। तू क्या अब मुझे दर्द देगा? तेरे कारण तो मैं पिछले 18 सालों से अपना एक एक दिन दर्द में गुजार रहा हूं, और इस बार मैं तुझसे सूद समेत वापस नहीं लूंगा, बल्कि एक झटके में सारा दर्द तेरे सीने में उतार दूंगा। अब मेरे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है कि मैं तुझे तड़प तड़प तो मरते हुए देखूं। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और अब की बार मेरे हाथों ये फुटकर ही रहेगा। मैं पूरे मलिक खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। अच्छा किया जो तूने मुझे याद दिला दिया, लेकिन शायद तू भूल गया है, अगर शेर का बच्चा की गीदड़ों के बीच भी पले। अच्छा किया जो तूने मुझे याद दिला दिया, लेकिन शायद तू भूल गया है, अगर शेर का बच्चा की गीदड़ों के बीच भी पले तब भी वह शेर ही होता है। गीदड़ उसकी पैदाइश नहीं बदल सकते, उसके अंदर शेर की बहादुरी होती है, गीदड़ की भभकी नहीं। रणविजय ने हाथ मिली हुई कागज की चिट्ठी मसलते हुए धीरे से कहा। रणविजय! ईशानी ने रणविजय के पीठ पर हाथ रखा। रणविजय का दिल धक से धड़क गया। कहीं ईशानी ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया, लेकिन ईशानी में कुछ नहीं सुना था। रणविजय ने भगवान का शुक्र अदा किया। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले भाग से कहानी प्रेजेंट में चलने लगेगी, जहां किरण विजय साधना जी से बीते दिन के पन्ने खोल रहा था। हर हर महादेव।